गुड इवनिंग साथियों, जीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। पुनः आपके सामने हाजिर है भारतीय संविधान की व्याख्यात्मक क्लासेस के साथ में। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान सीरीज। इससे पहले हमने एक लेक्चर पढ़ लिया था जिसमें भारतीय संविधान के संबंध में और संविधान सभा के संबंध में सामान्य परिचय हमने लिया था। आज उसी सीरीज को अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं और उसके सारे कॉन्सेप्ट को अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो संविधान सभा का अपन पार्ट 2 आज यहाँ पर लेकर आए हैं और उसके संबंध में अपन चर्चा कर रहे हैं। ओके, देखिए अब इसके संबंध में अपन बात करते हैं। संविधान सभा के कल वाली क्लास में हमने कहां तक खत्म किया था उसको एक बार मैं रिकेप करवा देता हूं। सबसे पहले हमने बात करी थी कि संविधान और संविधान सभा ये टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। संविधान और संविधान सभा, सबसे पहले हमने समझा था कि संविधान क्या चीज होता है। संविधान के बारे में हमने अध्ययन किया था। तो सबसे पहले हमने कहा था नियम और कानूनों का वो संकलन जिसके माध्यम से किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाया जाता है उसको अपन संविधान कहते हैं। और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारतीय संविधान जिसके माध्यम से भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाया जाता है। ठीक है, कब संविधान बनता है? ये संविधान सभा बनाएगी। तो पहले हमें किसके बारे में अध्ययन करना है? संविधान सभा के बारे में अध्ययन करना है। तो संविधान सभा के बारे में कल हमने बात करी थी। हमारी संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के माध्यम से किया गया था। लेकिन कैबिनेट मिशन 1946 के लिए हमें जो संघर्ष का जो सामना करना पड़ा था वो हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम में उनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके संबंध में सबसे पहले हमने बात करी थी संविधान सभा के संबंध में कि इसकी शुरुआत जो होती है वो 1895 से होती है। ये जो पहले वाला इसका पार्ट 1 वाला जो वीडियो है उसमें पूरा डिटेल से आपको बताया गया है। तो वहां पर जाकर आप पूरा डिटेल के साथ में आप इस वीडियो को देखिएगा। यहाँ जस्ट मैं रिकेप करवा रहा हूं सो दैट आप उस क्लास को आज की क्लास के साथ में कनेक्ट कर पाओ। 1895 में स्वराज विधेयक आता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का आता है और यहां पर ये संविधान सभा के सिद्धांतों की चर्चा करते हैं। या फिर आप कह सकते हो संविधान सभा शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? 1895 के स्वराज विधेयक के माध्यम से किया जाता है। या फिर आप कह सकते हो अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कब की जाती है? 1895 के स्वराज विधेयक में की जाती है। स्वराज विधेयक का संबंध कैसे होता है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से होता है। उसके बाद में हमने कहा था 1922 का घटनाक्रम आता है। 1922 में गांधी जी कहते हैं भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगा। फिर हमने बात करी 1924 की, 1924 के अंतर्गत एक स्वराज पार्टी जिसकी स्थापना मोतीलाल जी नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की जाती है और ये लोग संविधान सभा की मांग अंग्रेजों के समक्ष करते। तो अंग्रेजों के समक्ष संविधान सभा की मांग करने वाला पहला राजनीतिक दल स्वराज पार्टी बन जाता है। उसके बाद में हमने बात करी थी 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट आती है जिसको सर्वदलीय कमेटी या सर्वदलीय रिपोर्ट अपन कहते हैं। इसके माध्यम से वो पहला मौका था जब स्वयं भारतीयों ने अपना संविधान बना डाला था। सर्वप्रथम भारतीयों ने अपना संविधान यदि कब बनाया था आपसे पूछा जाए तब बताना 1928 के अंतर्गत बनाया था। 1934 का मौका आता है दोस्तों, उस समय एमएन रॉय वो पहला व्यक्ति बन जाता है जो संविधान सभा की मांग करता है। संविधान सभा की मांग करने वाला पहला व्यक्ति एमएन रॉय बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में 1935 का समय आता है जिस समय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग कब की जाती है? 1935 के अंतर्गत की जाती है। यहां तक ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कि सर अंग्रेजों का क्या रिस्पॉन्स रहा। हम अभी तक डिमांड करते आ रहे हैं, अंग्रेज हमारी बात को नहीं सुन रहे, इसको नजरअंदाज कर रहे। अब अंग्रेजों का रिस्पॉन्स कब से स्टार्ट होता है उस संबंध में अपन सबसे पहले किसके संबंध में चर्चा करेंगे? पहला वो मौका जब अंग्रेजों के द्वारा इसके संबंध में कुछ रिस्पॉन्ड किया जाता है और एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। 1940 का सर अगस्त प्रस्ताव आता है। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है और इस अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से यानी कि इस समय भारत के वॉइसरॉय कौन होते हैं? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ये भारत के क्या होते हैं सर? वॉइसरॉय होते हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं भारत के वॉइसरॉय कौन होते हैं? लॉर्ड लिनलिथगो होते हैं। और इस समय क्या होता है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा अगस्त प्रस्ताव का संबंध किससे था? तो लॉर्ड लिनलिथगो बता देना। यदि आपसे पूछा जाए कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था तब 1940 के अंतर्गत बता देना। हुआ क्या था संविधान सभा के संबंध में? तो यहां पर अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा की मांग को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया था। तो यहां पर मैं लिखता हूं संविधान सभा की मांग अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार, अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार की जाती है। ये इसके संबंध में आपसे सवाल बनेगा। अब इसके बाद में सर अगला मौका आता है
1942 का, उसके संबंध में चर्चा करते हैं। देखिएगा 1942 बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका बनता सर, और ये आप जानते हो इसका नाम होता सर क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत में कब आता है? 1942 के अंतर्गत आता है। और ये क्रिप्स मिशन का कौन सदस्य होते, कितने सदस्य होते हैं? तो यहां पर एक सदस्य होता है जिनका नाम क्या सर? स्टेफर्ड क्रिप्स। सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और ये यहां पर क्या करता है? संविधान सभा का गठन करने, इनका उद्देश्य था संविधान सभा का गठन करना। और दूसरा यहां पर आप कह सकते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग। सर मुख्य रूप से इनके आने की जो वजह थी ना 1942 के जो क्रिप्स मिशन की, वो यही वजह थी। देखो दरअसल हुआ क्या था, जब अपन बात करते 1942 की, इस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा होता है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की हालत पतली हो जाती है, क्योंकि जापान के द्वारा भारत के पूर्वोत्तर एरिया में बॉम्बार्डिंग करी जाती है, और वहां पर ये आपका हालत खराब हो जाती है अंग्रेजों की। तो इस समय यूएसए के द्वारा प्रेशर डाला जाता ब्रिटेन पर कि भारतीयों का सपोर्ट लो, नहीं तो भारत जैसी इंपॉर्टेंट टेरिटरी हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो उस समय वहां पर स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा गया कि भारतीयों की डिमांड क्या है। भारतीय संविधान सभा का डिमांड कर रहे काफी समय से, तो आप उनको बोल दीजिए कि हम आपके लिए संविधान सभा का गठन कर देंगे, तो भारतीय राजी हो जाएंगे और वर्ल्ड वॉर में हमारा जब सपोर्ट करेंगे तो ये वाला एरिया हमारे पास में रहेगा, जापान वहां पर कब्जा करने में सफल नहीं होगा। ये मुख्य रूप से स्ट्रेटेजी थी। तो देखो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग चाह रहे थे, संविधान सभा का गठन करने के लिए आने वाला पहला दल था, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन 1942 के रूप में आता है। क्या सफल हो पाता दोस्तों? नहीं, ये असफल हो जाता है। ये जो आपका मिशन आता है वो असफल हो जाता है। असफल होने की वजह क्या थी? ये कहता था कि हम संविधान सभा का गठन जरूर करेंगे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में करेंगे। तो ये चाहते थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, द्वितीय विश्व युद्ध भारतीयों का सहयोग लेना और उसके बाद में संविधान सभा का गठन करना चाहते थे। इसके संबंध में गांधी जी ने एक स्टेटमेंट बोला था कि सर ये तो पोस्ट डेटेड चेक है। गांधी जी कह रहे हैं कि हमें आज संविधान सभा चाहिए, और आप लोग कह रहे हैं कि हम ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत जाएंगे, उसके बाद में शांति व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, फिर हम भारतीयों के लिए क्या करेंगे? संविधान सभा का गठन करेंगे। क्या गारंटी कल की डेट में ये अपने शब्दों से नहीं मुकरेंगे? तो गांधी जी ने कहा ये तो पोस्ट डेटेड चेक है। गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी। किसको? क्रिप्स मिशन को। तो नेहरू जी ने इसके साथ में एक और शब्द जोड़ दिया कि यह तो दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। तो नेहरू जी ने कहा था दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किसने दे दी थी? नेहरू जी ने दे दी। नेहरू जी कह रहे थे कि क्या गारंटी कल की डेट में ये बैंक ही खत्म हो जाए जो हमें चेक दिया है ना, बैंक ही अपने शब्दों पर मुकर जाए। तो इसके हिसाब से गांधी जी और नेहरू जी के दो स्टेटमेंट क्रिप्स मिशन के संबंध में थे। ध्यान रखना, संविधान सभा की सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से मांग को स्वीकार करने, संविधान सभा का गठन करने के लिए जो ब्रिटिश दल भारत में सबसे पहले आया था उसका नाम क्रिप्स मिशन 1942 है ये। और इसकी मुख्य बात क्या थी कि आपका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में संविधान सभा का गठन करेंगे, और ये भारत में असफल हो जाता है। तो अगली बात अपन इसके संबंध में करते हैं। और सर फाइनली उस मिशन की बात कर रहे हैं 1946 का कैबिनेट मिशन, और वो हिस्टोरिक सर मिशन जो भारत में संविधान सभा की गठन करके जाता है। 1946 का कैबिनेट मिशन, बहुत बढ़िया। सर अपन बात करते हैं सर जो हमारा कैबिनेट मिशन 1946 जो था ये संविधान सभा का गठन करके जाता है। इसके पीछे भी ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहता है। वो क्या रहता है सर? देखिएगा, आपको पता होगा 1946 का वो टाइम है जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। जिस साम्राज्य के लिए जो लड़ाई चल रही थी, लंबे कई सालों से जो जंग चल रही थी, अब वो जंग खत्म हो चुकी है। जिस साम्राज्य की उम्मीद लगाकर बैठे थे सर, सारा साम्राज्य खत्म हो चुका था। जिस बड़े बड़े शहरों के लिए वो डिमांड कर रहे थे वो शहर आग के हवाले हो चुके थे, वो जलकर समाप्त हो चुके थे। जिस साम्राज्य, जिस पूरी जनसंख्या को वो गवर्न करना चाहते थे, जिन पर अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे, वो जनसंख्या खत्म हो चुकी थी। जो अपनी मिलिट्री को अपने पास में पाना चाहते थे वो मिलिट्री खत्म हो चुकी थी। उसके बाद में एक बड़ा कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो मानवता के संदर्भ में हो और मानवता के लिए कार्य किया जाए। तो उसी कड़ी में यूएसए और अन्य जो बड़े बड़े देशों के द्वारा ब्रिटिश को एक प्रेशराइज किया जाता है कि आपके जितने भी औपनिवेशिक देश है, जो भी आपके गुलाम देश है, मुख्य रूप से अफ्रीका और जो एशिया के अंतर्गत है, उन सबको आजादी का मौका दे, लोकतंत्र को बहाल करे और उनको अपने हिसाब से जिंदगी जीने का अधिकार दे। तो यहां पर इसी कड़ी में भारत के लिए आजादी के रास्ते खुल जाते हैं, संविधान सभा के गठन की मांग और तेज हो जाती है और वहां पर एक भारत के लिए एक फॉर्चून ये भी रहा कि उस समय वहां पर एक सरकार की स्थापना होती लेबर पार्टी की और क्लीमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री बनते हैं। तो ध्यान रखना, कैबिनेट मिशन 1946 भारत में संविधान सभा का गठन करके जाता है। इस समय ब्रिटिश सरकार कौन सी थी ये ध्यान रखना, और प्राइम मिनिस्टर का नाम ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ब्रिटिश सरकार इस समय कौन सी थी, तो यहां पर बताना सर लेबर पार्टी की, लेबर पार्टी की सरकार थी। और यहां पर आपसे पीएम पूछा जाए उनके प्राइम मिनिस्टर कौन से थे, तब बताना क्लीमेंट एटली। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्लीमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री बन गए थे और इन्होंने क्या किया था, कैबिनेट मिशन नामक 3 सदस्यीय दल भेजा था। कितने सदस्य थे सर, 3 सदस्य थे। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे और हम 3 सदस्यों के नाम बताता हूं कि 3 सदस्य सर कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस था। और सेकंड की अपन बात करें तो वो था स्टेफर्ड क्रिप्स। जी हां, नाम सुना होगा स्टेफर्ड क्रिप्स का। वही क्रिप्स मिशन 1942 में जो आया था, वही स्टेफर्ड क्रिप्स यहां पर वापस साथ में आते हैं। और तीसरे नंबर के थे आपके एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर, ये वो तीसरे सदस्य थे। ये 3 सदस्य हमारे कैबिनेट मिशन के रूप में आते हैं और यहां पर लेबर पार्टी के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली इनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि जो भी कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की जो भी डिमांड है उसमें कोऑर्डिनेशन बिठाकर किसी भी वे से आपको संविधान सभा का गठन करना है वहां पर। क्योंकि सर एक मुद्दा बड़ा यह भी था, हमारे यहाँ भारत की परिस्थितियों को देखें तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस अपने अलग अलग मतों को लेकर यहां संविधान सभा का निर्माण नहीं करने दे रही थी। आजादी के लिए एक बड़ा रोड़ा यह भी था, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी अखंड भारत का निर्माण हो, वहीं पर मुस्लिम लीग चाहती थी मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से देश का निर्माण हो, एक अलग से संविधान सभा का गठन हो। लेकिन यहां पर क्लीमेंट एटली के द्वारा इस कैबिनेट मिशन के क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होता है, जो भी उनकी डिमांड रहती है उनमें कोऑर्डिनेट करके सबको समायोजित करके एक संविधान सभा का गठन करके आना है। ये 3 सदस्य थे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, ये जो पैथिक लॉरेंस थे ना, ये अध्यक्ष थे, इसके संबंध में आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1946 के कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष निम्न में से कौन से थे, तो पैथिक लॉरेंस बताना है। दोस्तों यहां पर एक नाम आप कंफ्यूज कर जाएंगे, पैथिक लॉरेंस की जगह एक नाम आप पैट्रिक लॉरेंस सुनते हैं। यहां पर एक बात का ध्यान रखें, देखो यहां पर अपन नोट डालकर इसको लिख देते हैं, नोट, यानी कि जो पैट्रिक लॉरेंस थे, एक आप नाम सुनते हैं पैट्रिक लॉरेंस। सर ये जो पैट्रिक लॉरेंस जो थे ना, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के जो एजीजी होते, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो पैट्रिक लॉरेंस होते, ना कि पैथिक लॉरेंस। ध्यान रखना, पैथिक लॉरेंस का समय 1946 का है और पैट्रिक लॉरेंस ये कब के थे, 1857 की क्रांति। क्या से कंफ्यूजन दूर कर लें, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के जो एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल, वो आपके थे पैट्रिक लॉरेंस। ये बात के संबंध में आपको ध्यान रखना है। तो ये पैट्रिक लॉरेंस और पैथिक लॉरेंस का कंफ्यूजन भी दूर करें। इनके 3 सदस्य थे, अध्यक्ष आपके ये थे। कैबिनेट मिशन 1946 आता है। फाइनली ये वो हिस्टोरिक आपका मिशन होता है जो भारत में संविधान सभा का गठन करके जाता है। अब ये क्या प्रावधान करता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी संविधान सभा गठित हुई थी। तो अब अपन चर्चा करते हैं इनके क्या क्या प्रावधान थे जो हमारी संविधान सभा में आज दिखते हैं। अब प्रावधानों की बात करते हैं, कैबिनेट मिशन के प्रावधान, वन बाय वन सारे मुद्दों पर अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात अपन करेंगे कि सर इनके सदस्य कितने थे, हमारे संविधान सभा के सदस्य कितने रखेंगे। तो यहां पर सदस्यों की संख्या थी सर 389, 389 सदस्य हमारी संविधान सभा में थे। तो दूसरा क्वेश्चन यहां से रेज होता है कि सर 389 का क्या लॉजिक था, 390 सदस्य रख सकते थे, 400 सदस्य रखे जा सकते थे, 389 का क्या कॉन्सेप्ट था। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर 10 लाख की आबादी पर एक व्यक्ति को यहां पर लिया था।
कि 10 लाख की आबादी, एक 10 पर एक 10 पर एक 10 पर एक, ऐसे कितने लोग निकल कर आए? 389। तो दूसरा सवाल यहां पर बनता है कि सर यहां पर प्रतिनिधित्व किस प्रकार से दिया था? जब बात करें अपन प्रतिनिधित्व की, तो 10 लाख पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात के संबंध में आपको ध्यान में रखना है। एक प्रतिनिधि कितने लाख की जनसंख्या? 10 लाख की। तो इसी अकॉर्डिंग 10 लाख पर एक करके इसी प्रकार से टोटल सदस्य आपके कितने निकल कर आगे? 389 सदस्य। क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि हमारी संविधान सभा में एक सदस्य ने कितने लाख लोगों का प्रतिनिधित्व किया, या फिर एक प्रतिनिधि कितने लाख की जनसंख्या पर आया था? 10 लाख की जनसंख्या आपको बताना है, ये पहली बात। ये दो पॉइंट आपके यहां से क्लियर हो चुके हैं। अब इसके बाद में अपन तीसरे पॉइंट पर अपन चर्चा करते हैं, जब यहां पर आया था। अब यहां अगला बात बनती है कि क्या हमारे सदस्य मनोनीत थे या फिर निर्वाचित थे? सदस्यों का निर्वाचन या मनोनयन? अब आपसे सवाल पूछा जाए कि सर हमारी संविधान सभा निर्वाचित थी या मनोनीत थी, तो आपको बताना है कि सर निर्वाचित भी थी और मनोनीत भी थी। अच्छा, तो आप कह सकते हो हमारी संविधान सभा आंशिक निर्वाचित आंशिक मनोनीत थी। कितने निर्वाचित थे, कितने मनोनीत थे? मनोनयन और निर्वाचन का कॉन्सेप्ट क्या था, उसके बाद में अपन चर्चा करते हैं। यहां पर एक पॉइंट लिखता हूं, उसको पूरा एक्सप्लेन करके वापस इस पर आएंगे। हमारी संविधान सभा आंशिक मनोनीत और आंशिक निर्वाचित थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस बात को ध्यान रखें। आंशिक मनोनीत और आंशिक निर्वाचित, ये पॉइंट है, अपन इसको कवर कर ले, फिर यहां पर आगे कुछ डाटा डालेंगे। देखिए सर, बात करता हूं मैं ब्रिटिश भारत की, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, ब्रिटिश भारत की बात हो रही है। दोस्तों आपको पता होगा कि आज जैसे अपन भारत की बात करें ना, हमारा प्रशासनिक ढांचा क्या है? आज प्रशासनिक ढांचे की अपन बात करें ना, तो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है ना। तो यहां पर अपन बात करें ना, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये दो बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। लेकिन ब्रिटिश भारत में आप पूछते हैं ना कि सर आपका प्रशासनिक ढांचा क्या है, तो उनके अपना जो ब्रिटिश भारत में जो वॉइसरॉय बैठता था, वो उसके प्रशासनिक ढांचा दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड था। एक तो था सब देसी रियासतें जो राजा महाराजाओं के अधीन हुआ करती थी, और दूसरी तरफ से प्रांत हुआ करते थे। प्रांतों पर ब्रिटिश अधिकारी हुआ करता था जिसको गवर्नर कहते थे। ये दोनों के दोनों अधिकारी किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे? वॉइसरॉय के प्रति रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे। तो जो गवर्नर था प्रांतों में था, उसके पास में प्रांतीय विधान परिषद थी, वहां से सदस्य निर्वाचित होकर आएंगे, और जो राजा महाराजाओं जो आपके देशी रियासतों में हुआ करते थे, वहां से जो सदस्य आएंगे वो मनोनीत होकर आएंगे। तो हम कहते हैं कि सदस्य आधे निर्वाचित थे, आधे सदस्य मनोनीत थे। अब स्ट्रक्चर से समझिएगा, ब्रिटिश भारत दो भागों में बंटा था। एक तो सर यहां पर हुआ करते थे प्रांत, और दूसरी साइड में लिख देता हूं, यहां पर हुआ करते थे देशी रियासत। इस समय का भारत दो भागों में बंटा था। ये हमारी देशी रियासतें होगी, और उस साइड अपन देखते हैं प्रांत होगी। अब यहां पर देखते हैं सर, प्रांतों का जो मुख्य अधिकारी हुआ करता था उसको अपन क्या बोलते थे? गवर्नर बोलते थे। गवर्नर के पास में क्या हुआ करती थी? प्रांतीय विधान परिषद हुआ करती थी। प्रांतीय विधान परिषद, जिसको आज अपन राज्यों के विधानमंडल बोलते हैं या विधानसभा बोलते हैं, उन प्रकार से गवर्नर के पास में प्रांतीय विधान परिषद हुआ करती थी। तब संविधान सभा के लिए जब प्रांतों से सदस्य आने थे, तब गवर्नर को बोला कि आपके पास जो प्रांतीय विधान परिषद है ना, वो सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित कर दे। और जैसे जितनी किसी प्रांत में हो सकता 50 लाख की जनसंख्या, तो बोल दिया कि आप 5 सदस्यों को निर्वाचित करके भेज दीजिएगा। निर्वाचन यहाँ पर जनता ने नहीं किया था, इसी प्रांतीय विधान परिषद ने किया था। जब जनता नहीं करती है, किसी दूसरी संस्था के माध्यम से होता है, जनता के प्रतिनिधि करते हैं, तो उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। ठीक है, तो प्रांतीय विधान परिषद ये करती है सर अप्रत्यक्ष चुनाव। कैसा चुनाव करती है? अप्रत्यक्ष चुनाव करती है। और सर ये कितने सदस्यों का करता है? ये करता है 296 सदस्यों का, 296 मेंबर का ये क्या करता है? निर्वाचन करके भेजता है। क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतने ज्यादा सदस्य आएंगे। 296 आ रहे हैं, इसको मल्टीपल बाय आप 10 लाख कर दीजिएगा, 10 लाख, मतलब इतने लोगों का प्रतिनिधित्व कर। अब यहां पर आते देशी रियासतों पर क्या सीन है सर? यहां पर ये किसके अधीन हुआ करता था? ये हुआ करता सर राजा महाराजा हुआ करते थे यहां पर देशी रियासतों के अधीन।
राजा महाराजा यहाँ पर राज किया करते थे, ठीक है। और जिस प्रकार से यहाँ प्रांतीय विधान परिषद हुआ करती थी, तो यहाँ पर इनके पास में तो कोई प्रांतीय विधान परिषद हुआ नहीं करती थी, इनके तो ये सामंतों के माध्यम से अपना राज्य चलाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये प्रांतीय विधान परिषद जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो यहाँ पर चुनाव की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने किया था सदस्यों का मनोनयन। तो यहाँ पर हुआ थे मनोनीत सदस्य आए थे, मनोनीत सदस्य। मनोनीत सदस्य कहां से आए थे आपसे पूछा जाए, देशी रियासतों से आए थे। निर्वाचित सदस्य कहां से आए थे, प्रांतों से आए थे। किसने किया था, प्रांतीय विधान परिषद ने। चुनाव हुआ, जी हां। किस प्रकार से हुआ, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। क्या जनता ने चुनाव किया, नहीं किया। ये कितने सदस्य मनोनीत होकर आए, तो आपको यहां पर बता देना है 93 मेंबर थे सर। कितने सदस्य थे, 93 मेंबर थे। 93 सदस्य यहां पर क्या होकर आते हैं, यहां पर होकर आते हैं मनोनीत। तो सर देखिएगा 93 सदस्य यहां से मनोनीत होकर आते हैं, 296 सदस्य यहां से निर्वाचित होकर आते हैं। इन दोनों को जब अपन जोड़ लेते हैं तब बन जाता है 389। तो हम कह सकते हैं हमारी संविधान सभा में ब्रिटिश भारत से 389 लोग थे, 296 निर्वाचित होकर आए थे, 93 सदस्य यहां से मनोनीत होकर आए थे। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका हिस्ट्री में भी काफी हद तक हेल्प करने वाला है, ठीक है। अब कई सारे यहां से टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि आपसे पूछें कि ब्रिटिश भारत में ज्यादा जनसंख्या कहां निवास करती थी, ऑप्शन एक में आपसे पूछा जाए देशी रियासतों में करती थी या प्रांतों में करती थी। हालांकि ये क्वेश्चन आपका सिंपल रीजनिंग का है। देखो कैसे, ये कॉमन सेंस है। यहां 296 सदस्य आ रहे, यहां पर 93, एक सदस्य है मतलब उसके पीछे की 10 लाख जनसंख्या है। ये 296 सदस्य मतलब इसको गुणा कर सकते हो 10 लाख से, और इसको भी गुणा कर सकते हो 10 लाख से। यहां ज्यादा सदस्य मतलब ज्यादा जनसंख्या कहां पर निवास करती थी, प्रांतों में निवास करती थी। हालांकि संख्या में ये बहुत ज्यादा थे, 565 देशी रियासतें हुआ करती थी, और प्रांत हमारे बात करें तो 11 प्रांत हुआ करते थे। 11 प्रांतों में इतनी जनसंख्या, और आपके 565 देशी रियासतों में मात्र इतनी जनसंख्या रहती थी। क्लियर है, ये एक दिमागी क्वेश्चन है। इस प्रकार के कई क्वेश्चन आने वाले समय में एग्जाम में बन सकते हैं। एक ये बात का ध्यान रखना, अब सर ये हमारी संविधान सभा यहाँ पर मनोनीत का कोई लोड नहीं सर, ये तो आप राजा महाराजा को जब डेट दी जाएगी इनको भेजना है, लेकिन यहाँ पर हमें चुनाव करवाना पड़ेगा, अप्रत्यक्ष चुनाव करवाना पड़ेगा। कितनी सीटों पर, 296 सदस्यों पर, ठीक है। अब देखो, अब चुनाव करवाते हैं अपन। अब होएगा संविधान सभा का चुनाव। पहली बात आपसे सीधा सवाल कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब करवाए गए, तब आपको बताना जुलाई अगस्त 1946 में करवाए थे। जुलाई अगस्त 1946 में क्या करवाए थे, संविधान सभा के चुनाव करवाए गए थे। और उसके बाद में आपको बात को ध्यान रखना है कि सर कितनी सीटों पर करवाए थे, तब बताना कि सर 296 सीटों पर करवाए थे, है ना। हमने कहा था कि सर जो आपके सदस्य जो निर्वाचित होकर आए थे, जिनकी आपकी सदस्य संख्या कितनी है, 296, जो कि प्रांतों से आ रहे हैं। ये प्रांतों में 296 सीटों पर जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव कंडक्ट करवाते हैं। पहली बात, सर इनका कोई वर्गों में बांटा था, क्या इनमें आरक्षण दिया गया था, या किस प्रकार से हुआ था। तो यहां पर बात महत्वपूर्ण, ध्यान रखिए। तो यहां पर जो चुनाव हुए थे वो हुए थे वर्गीय आधार पर। कैसे हुए थे, सारी चीज बताऊंगा। यहां पर बता देना, वर्गीय आधार पर हुआ था। ये वर्गों का निर्धारण किस आधार पर हुआ था, ये सांप्रदायिक आधार पर हुआ था। ये सांप्रदायिक आधार पर हुआ था, या फिर आप कह सकते हो धर्म के आधार पर हुआ था। इसलिए जब संप्रदाय के आधार पर वर्गों में बांट दिया, इसका मतलब यहां पर क्या बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है। आपसे पूछा जाए क्या हमारा संविधान सभा के चुनाव में आरक्षण का प्रावधान था, बताना जी हां। आरक्षण के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा था, तो वर्गीय आधार पर चुनाव हुआ था, जी हां। वर्ग का आधार क्या था, तब बताना सांप्रदायिकता या फिर धर्म के आधार पर। कैसे सर, हमारी संविधान सभा में कितने वर्ग थे, तो बताना सर 3 वर्ग थे। कौन कौन से 3 वर्ग थे, तो यहां पर ध्यान रखें। एक हमारा वर्ग था जिसको अपन बोलते सामान्य वर्ग, दूसरा था मुस्लिम वर्ग, तीसरा था सिख वर्ग। ये 3 वर्गों में बंटे थे। देखिएगा सर, वर्गीय आधार पर 3 वर्ग थे, और तीनों वर्गों का आधार यानी कि आपने कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए रिजर्व करी, कुछ आपने सिखों के लिए करी, और बाकी धर्मों के लिए आपने जनरल कैटेगरी में डाल के सारी सीटें इधर रिजर्व कर दी। मतलब सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर, मतलब किसकी बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है। ये सारे पॉइंट
किसी हिसाब से आपको कौन सा स्टेटमेंट में सही है, कौन सा गलत है, निम्न में से कौन सा सही कौन सा गलत है, इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है। बात हो रही है संविधान सभा के चुनाव जुलाई अगस्त 1946 की। अब बात करते हैं सर 296 सीटों में किस किस प्रकार से इनको बांटा गया था। तो आपका सामान्य था, इसके लिए 213 सीटें आरक्षित थी, और जो मुस्लिम वर्ग था उसके लिए 79 सीटें आरक्षित थी, और सिखों के लिए 4 सीटें आरक्षित थी। इन सबको आप जोड़ दोगे तो ये कितना बन जाएगा, 296 बन जाएगा। 296 का वर्गीकरण किया था, सांप्रदायिकता आधार पर किया था, 3 वर्गों में बांटा था, सांप्रदायिकता के आधार पर बांटा था, आरक्षण दिया था। देखो मुस्लिम वर्ग के लिए 79 सीटें आरक्षित की गई, सिखों के लिए 4 सीटें आरक्षित थी, सामान्य वर्ग के लिए 213 सीटें रखी गई, जिसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ पर चुनाव में भाग ले सकते हैं। तो यहां पर बात करते हैं टोटल 296 सीटों की हमने बात कर ली। अब सर अपन बात करते हैं चुनाव के नतीजों के बारे में। चुनाव के नतीजों के बारे में सर, चुनाव का परिणाम क्या रहा। चुनाव का परिणाम जो अपन बात करते हैं सर, निश्चित तौर से यहां पर अलग अलग पार्टी को अलग अलग सीटें प्राप्त हुई होगी। जी हां, चुनाव के परिणाम की अपन बात करें, कौन कौन सी वहां पर पार्टियां हुआ करती थी, जैसे आज अपन अलग अलग प्रकार की कई सैकड़ों पार्टियां देखते हैं, तो वहां पर किस प्रकार से पार्टियां थी हमारे संविधान सभा के समय। देखो चुनाव के परिणाम हम बड़ी बड़ी पार्टियों की बात करते हैं। पहले बात करते हैं सर कांग्रेस पार्टी की, फिर बात कर लेते हैं सर मुस्लिम पार्टी की, सॉरी मुस्लिम लीग की, ये 2 बड़ी पार्टियां थी सर। इसके बाद में अपन बात कर ले, क्या सर आपसे कल की डेट में क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी संविधान सभा में निर्दलीय उम्मीदवार भी थे क्या। जी हां, वो भी थे। और अन्य के पास में कितने आए थे, अन्य जो राजनीतिक दल थे उनके पास में भी सीटें थी। अब इनका वर्गीकरण आप देखिएगा सर, कांग्रेस को जो सीटें मिली थी ना सर, वो मिली थी 208। बात करें मुस्लिम लीग को, वो मिली थी 73। इसके बाद में जो निर्दलीय को सीटें मिली थी ना, वो मिली थी 8। बात करूं मैं अन्य के पास में, उनको सीटें मिली थी 7। ये बात का ध्यान रखें, अन्य का मतलब क्या, अन्य पार्टी। कितनी पार्टी थी, 7 पार्टी, ये भी ध्यान रखें। हाँ, तो जो 7 सीटें ना, अब उसमें लिख देता हूं 7 छोटे बड़े राजनीतिक दलों को, 7 छोटे बड़े राजनीतिक दलों को, प्रत्येक को एक एक, महत्वपूर्ण है दोस्त ध्यान रखना, प्रत्येक को कितनी कितनी सीटें मिली हैं, एक एक सीट मिली है। इसका मतलब यहां टोटल पार्टी कितनी है, 7 पार्टी है, 7 छोटी छोटी पार्टी। जैसे यूनियनिस्ट पार्टी की बात कर लूं, कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर लूं, कृषक प्रजा दल की मैं बात कर लूं, शेड्यूल पार्टी की बात कर लूं, हिंदू महासभा की बात कर लूं, इस प्रकार से छोटे छोटे राजनीतिक दल थे जिनको एक एक सीट प्राप्त होती है। 8 निर्दलीय आते हैं, मुस्लिम लीग को 73 सीट मिलती है, और यहां पर कांग्रेस को 208 सीट मिलती है। हमारे एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव ये जो डाटा निकल कर आया है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कल की डेट में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, संविधान सभा में, संविधान सभा के चुनाव के दौरान कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 208। मुस्लिम लीग को कितनी मिली, 73 सीटें। निर्दलीय को कितनी मिली, 8 सीटें मिल गई। और अन्य पार्टी को कितनी मिल गई, 7 सीटें। अन्य कितनी पार्टियां थी तब भी बताना, 7 पार्टी थी। यदि आपसे पूछा जाए कि कुल पार्टी कितनी थी संविधान सभा में, कुल पार्टी कितनी थी, तब आप बता सकते हो कि सर 7 पार्टी थी। कुल कितनी पार्टी थी, 7, सॉरी 7 + 2 कितने बन जाएंगे, 9 पार्टी बन जाएगी। देखो एक तो कांग्रेस बन जाएगी, एक मुस्लिम लीग बन जाएगी, और 7 अन्य छोटे बड़े राजनीतिक दल थे। टोटल हम राजनीतिक दलों की बात करें, 9 राजनीतिक दल थे हमारी संविधान सभा के अंतर्गत। अब यदि आपसे पूछा जाए कि हमारी जो संविधान सभा थी, यहां पर मैं एक नोट डालकर लिखता हूं, यहां पर हम नोट डालकर लिखते हैं कि हमारी जो संविधान सभा थी वो किस प्रकार का निकाय था। मैं ऑप्शन देता हूं, हमारी संविधान सभा एक दलीय थी, या द्विदलीय थी, या बहुदलीय निकाय थी। ये है सर, ये आपके 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको चूज करना है कि हमारी संविधान सभा थी, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए, एक दलीय थी, द्विदलीय थी, बहुदलीय थी, या फिर अंग्रेजों के द्वारा मनोनीत थी, ऐसा कुछ ऑप्शन आपसे आ सकता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन क्या देना है, ये दोनों गलत हो जाएगा। हमारी संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी। अरे हमारी संविधान सभा क्या थी, बहुदलीय। बहुदलीय मतलब बहुत सारी पार्टी थी। कितनी पार्टी थी, टोटल 9 पार्टी थी। कांग्रेस थी, मुस्लिम थी, 7 अन्य छोटे बड़े राजनीतिक दल थे,
टोटल मिलाकर कितने राजनीतिक दल हो गए थे? 9 राजनीतिक। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को जस्ट मैं यहां पर रखने का कार्य कर रहा हूं, सो दैट आपको यहां पर प्रैक्टिस होती रहे, पता चलती रहे किस प्रकार से सवाल एग्जाम में आते हैं। ये सारी बातें यहां पर कंप्लीट हो जाती है सर। राजनीतिक यहां पर पार्टियों के लिए जितने जितनी सीटें के यहां पर प्रतिनिधित्व होता है उस प्रकार से सारी बातें क्लियर हो जाती है। अब रही बात देशी रियासतों को, वहां उनके प्रतिनिधियों को जो पर्टिकुलर डेट वॉइसरॉय डिक्लेयर कर देगा संविधान सभा की प्रथम बैठक के लिए, वहां पर उनको भेजना होगा। ठीक है, इन बिटवीन क्या होता सर, कहानी में अब मोड़ आता, देखिएगा सर। आपको पता होगा कि संविधान सभा के इलेक्शन में मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती है। अब मुस्लिम लीग को यह लगता है कि संविधान सभा में हमें मात्र 73 सीटें हैं, 389 बड़ा बड़ा अपन कहो तो 400 सीटें हैं। 400 सीटों में से 73 को अपन 80 से प्लस मान लेते, 80 के आसपास मान लेते हैं। 400 में से 80 सीटें मुस्लिम लीग ये मानती थी जब भी कभी संविधान सभा में बैठेंगे, किसी मुद्दे पर बात होगी, बहुमत होगा, हम 80 लोगों का वोट कहीं पर भी मैटर नहीं करेगा। इस इतने बड़े साम्राज्य वाले देश में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, अपना उचित प्रतिनिधित्व ना देखकर अब मुस्लिम लीग यहां पर क्या करेगी, इसका बहिष्कार करेगी। और इसका बहिष्कार जिस आंदोलन के रूप में करती है उसको प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यहां पर मैं अगली एक घटना का नाम लिखता हूं जिसका नाम है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इससे क्या क्वेश्चंस बनते देखिएगा। एक डेट याद रखना, 16 अगस्त 1946। ये घटना कब की है? आपको कई बार ये एग्जाम पूछा गया है। अलग अलग जब घटनाएं आती हैं, उनका ईयर आता है, संबंधित व्यक्ति आता है, उस समय ये चीजें निश्चित तौर से आपसे पूछी जाती है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही का संबंध कौन से व्यक्ति से था, ये घटना कब की है। तब बताना 1946 की घटना है, ये किसका परिणाम थी, है ना? तो बता देना ये परिणाम किसका थी? संविधान सभा के चुनाव के नतीजों का परिणाम। संविधान सभा के चुनाव के परिणामों के बाद मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार, मुस्लिम लीग द्वारा क्या किया जाता है? बहिष्कार किया जाता है। किसका किया जाता है? संविधान सभा का बहिष्कार किया जाता है। अब मुस्लिम लीग एक ही बात बोलती है कि हमारे लिए एक अलग से संविधान सभा और एक अलग से देश की गठन किया जाए, मुस्लिमों के लिए, ये समुदाय के लिए एक अलग से देश, एक अलग से संविधान सभा का प्रावधान किया जाए, ऐसी डिमांड की जाती है। प्रत्यक्ष कार्यवाही के दिवस के रूप में मनाया जाता है और 16 अगस्त 1946 को। और इसको नेतृत्व प्रदान कौन करता है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए इसको नेतृत्व प्रदान कौन करता है, तब यहां पर ध्यान रखना दोस्तों, इसका नाम था हसन सुहरावर्दी। और ये हसन सुहरावर्दी कौन सा था? ये कलकत्ता का प्रधानमंत्री था। ये कलकत्ता का प्रधानमंत्री था। ये वही एरिया है दोस्तों जो आज जिसको अपन बांग्लादेश बोलते हैं, और पहले कभी ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य था, वहां पर पूरा उपद्रव किया जाता है। हसन सुहरावर्दी इसको नेतृत्व प्रदान करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि सर इसका प्रभावी क्षेत्र कौन सा था, यदि आपसे पूछा जाए इसका प्रभावी क्षेत्र कौन सा था, तब आप बता देना बंगाल और बिहार। कलकत्ता, बंगाल और बिहार वाला जो एरिया था, वहां पर बहुत बड़ी संख्या में, हजारों की तादाद में मौत के घाट उतार दिया गया था, बहुत बड़ा रक्तपात हुआ था। यह था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस हमारी संविधान सभा के चुनाव के विरुद्ध में, जब मुस्लिम लीग के द्वारा ऐसा उन्हें प्रतीत होता है हमारी संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, अब हमें अलग से संविधान सभा और एक अलग से देश की डिमांड करनी चाहिए। उसने जिस एक आंदोलन को रूप दिया था उसका नाम था प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। 16 अगस्त 1946 संविधान सभा के चुनाव के परिणामों के बाद मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया जाता है, हसन सुहरावर्दी करते हैं। और प्रभावी क्षेत्र कौन सा था? कलकत्ता, यानी कि उसके आसपास का बिहार और बंगाल वाला एरिया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये घटनाक्रम संपन्न हो जाता है दोस्तों। अब इसके बाद में अगली घटना कौन सी होती है? अब सर हमारी सारी संविधान सभा यहां पर एक डेट डिक्लेयर की जाती है गवर्नर जनरल यानी कि वॉइसरॉय के द्वारा, और वो डेट क्या होती है, यानी कि अब हमारी होने जा रही है संविधान सभा की प्रथम बैठक। अब होने जा रही है संविधान सभा की प्रथम बैठक। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखिए दोस्तों। ये हमारी होती है 9 दिसंबर 1946। इस तारीख को वॉइसरॉय एक नोटिस जारी करते हैं, सबको इनविटेशंस देते हैं कि जिस समय का इंतजार भारतीय जनता लंबे समय से कर रही थी, ये 9 दिसंबर 1946 हम संविधान सभा में जो भी निर्वाचित हुए हैं
और जो भी राजा महाराजा थे मनोनीत करने वाले हैं अपनी जनसंख्या के अकॉर्डिंग, वो आपके सदस्यों को मनोनीत करके दिल्ली में भेजे, या फिर केंद्रीय भवन में जो हमारा संसद भवन है उसके केंद्रीय कक्ष में प्रथम बैठक का आयोजन किया जा रहा है 9 दिसंबर 1946 को। और ये सारी हिस्टोरिक डेट है हमारे संविधान के निर्माण के संबंध में। संविधान सभा की प्रथम बैठक, कहा जाता है हमारी संविधान निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन का जो समय लगता है, उसका पहला दिन कौन सा था? 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक का समय लेकर हमारी संविधान सभा इतने एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट का निर्माण करती है। ओके, यहां पर 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। इसको क्या कहा जाता है? संविधान सभा का स्थापना दिवस कहा जाता है। संविधान सभा का दोस्तों स्थापना दिवस कहा जाता है। प्रथम दिन था ना, तो यहां पर कहा जाता है स्थापना दिवस कहा जाता है, या फिर इसको उद्घाटन दिवस कहा जाता है। इसको उद्घाटन दिवस कहा जाता है। हमारी संविधान सभा का उद्घाटन दिवस कहा जाता है, स्थापना दिवस कहा जाता है, प्रथम बैठक कहा जाता है। डेट है दोस्तों 9 दिसंबर 1946। अब देखिएगा सर, इस दिन हमारे क्या क्या घटनाक्रम यहां पर आयोजित होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर, इस दिन कितने सदस्य आए थे। इस दिन अपन बात करते हैं कि सर कितने सदस्य यहां पर आए थे, सदस्य। तो यहां पर ध्यान रखें दोस्तों, इस दिन हमारे सदस्यों की संख्या थी ना, वो थी 207। कितने सदस्य आते? लेकिन कभी कभी आपको एग्जाम में भी 208 सदस्य मिल सकता है दोस्तों, 211 सदस्य मिल सकता है। ये हमारा एनसीईआरटी का डाटा, ये बात करते हैं। 207 सदस्य एनसीईआरटी में दे रखा है, और उसके बाद 208 भी एग्जाम में पूछा गया, 11 भी पूछा गया, तो ध्यान रखें। ठीक है, सभी आ जाए तो 207 पर क्लिक कर देना। तो संविधान सभा की जो हमारी प्रथम बैठक हुई थी ना, वहां पर 207 सदस्य उपस्थित होते। कुछ लोचा नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि सदस्य यहां पर कितने आने चाहिए थे? टोटल तो सर सदस्य 389 आने थे, और सदस्य पहुंचते कितने हैं? 207। 207 सदस्य यहां पर पहुंचते हैं, लगभग आधे से थोड़े से ज्यादा। अच्छा सर, मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया होगा, तो मैं यहां पर एक बात कर लीजिएगा, आप इसमें से 73 को निकाल दीजिएगा, है ना। 73 को जब निकाल दे तब भी तो 300 प्लस आने चाहिए थे, फिर भी तो 100 सदस्य कम बन रहे हैं। तो दोस्तों अगली बात का ध्यान रखिएगा, हमारे 207 सदस्य ये कम आने की वजह क्या है ना। तो यहां पर आपको बताना, इसके दो बड़े रीजन थे। पहली बात है मुस्लिम लीग का बहिष्कार, मुस्लिम लीग का बहिष्कार करना हमारी संविधान सभा में। और जो दूसरा जो रीजन था वो था सर देशी रियासतों के द्वारा रुचि नहीं दिखाना। आपको पता होगा दोस्तों, देशी रियासतें एक स्वतंत्र अपना राज्य के रूप में, स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व रखती है। वो क्यों चाहे कि मैं एक सामान्य नागरिक बन जाऊं और भारत के संविधान में भाग लेकर उनकी चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो जाऊं। मैं तो राजा हूं, राजा बन के रहना चाहूंगा, है ना। देशी रियासतों के राजा कभी नहीं चाहते थे कि हम सामान्य जनता की तरह आकर संविधान और लोकतंत्र में भाग लें। वो चाहते थे हमारा साम्राज्य हमारे पास में बना रहना चाहिए। और दूसरी बात यह भी थी, उन्हें यह भी पता था अभी तो हम आजाद भी नहीं हुए हैं, क्या पता अभी आजादी दे देगा। अभी 1946 की बात चल रही है, 1947 में भारत आजाद होगा। तो एक बात यह भी थी, अभी यह भी कोई फिक्स नहीं था कि हम आजाद भी होने वाले। अच्छा, दूसरी बात उन्हें यह भी लग गया था आजाद भी होने वाले, तो उन्हें लगा था कि जब हो सकता है कि मुस्लिम लीग अभी नहीं आ रही है, तो हमें अभी जाने की कहां जरूरत है। मुस्लिम लीग हो सकता कि अलग अपनी डिमांड करती रहे, कल की डेट में एक अलग देश बना दे, तो हम तो फिर पाकिस्तान के साथ में भी जा सकते, इंडिया के साथ में भी ज्वाइन कर सकते, स्वतंत्र रह सकते। और दरअसल अंग्रेजों ने उनको ये ऑप्शन भी दिए थे समय के साथ में, तो अपनी जगह ये भी ठीक थे। इसके साथ में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, पहला रीजन ये बन जाएगा। दूसरा रीजन यहां पर क्या था? देशी रियासतों का रुचि नहीं दिखाना। इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, देशी रियासतों द्वारा रुचि नहीं दिखाना। सर जब देशी रियासत है ना, इन्होंने जब रुचि नहीं दिखाई थी, क्योंकि अभी इनकी कुछ स्वतंत्रता निश्चित नहीं थी, और ये सामान्य नागरिक राजा क्यों बने आकर, इन सारे ऑप्शंस की वजह से ये दो बड़े बड़े जो भाग थे वो शामिल नहीं होते। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक में 207 सदस्य शामिल होते हैं। और प्रथम बैठक में क्या होता देखिएगा, पहली बैठक के अंतर्गत सबसे पहली बात थी कि सर अब अध्यक्ष किसको बनाया जाए। सबसे जो अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण था वो अध्यक्ष पद को लेकर था। और आपको पता था ये जो पहला अध्यक्ष था ना, ये अस्थायी अध्यक्ष बना था, अस्थायी अध्यक्ष बना था।
या फिर इसी अस्थायी अध्यक्ष को आप कह सकते हो प्रोटेम स्पीकर बना था। ये कौन बना था? ये प्रोटेम स्पीकर बना था। सर जो अस्थायी अध्यक्ष होता है ना, उसी को प्रोटेम स्पीकर ही कहा जाता है। प्रोटेम का मतलब होता है टेम्परेरी, अस्थायी। स्पीकर का मतलब होता है अध्यक्ष। आपसे क्वेश्चन कल की डेट में यह भी पूछा जा सकता है, हमारे संविधान सभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तब आपको बताना। देखो, यानी कि पहला जो अध्यक्ष बना था, जैसे कि देखिएगा, हमारी संविधान सभा जब भी इकट्ठी हुई, सबसे बड़ा सवाल था कि यहां पर किसको अध्यक्ष बनाया जाए। पहला काम था, किसी के पास में कोई लॉजिकल इतना मेथड नहीं था, तो वहां पर सबसे एक दूसरे से सवाल करने लगे। तो वहां पर जो हमारी कांग्रेस के अध्यक्ष है जेबी कृपलानी, कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ध्यान से सुनना, जेबी कृपलानी ने एक सुझाव दिया सर, जेबी कृपलानी ने एक सुझाव दिया कि सर फ्रांस में एक परंपरा चलती है, जब भी असेंबली पहली बार गैदर होती है ना, वहां जो सीनियर मोस्ट जो सदस्य होता है उसको क्या किया जाता है? अध्यक्ष बना दिया जाता है। फ्रांस की इस परंपरा को भारत के अपन भौतिक भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो कितना सार्थक साबित होगा। हम तो वैसे भी जो वरिष्ठतम लोग होते, बुजुर्ग होते, सीनियर मोस्ट होते, उनका वैसे भी सम्मान करते, तो क्यों ना सीनियर मोस्ट व्यक्ति को यहां पर अध्यक्ष बना दिया जाए। क्या यार बात सही है? यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी के सुझाव पर फ्रांस की परंपरा, कौन से देश की परंपरा? फ्रांस की परंपरा, फ्रांस की परंपरा अनुसार वरिष्ठतम सदस्य, यहां का जो वरिष्ठतम सदस्य थे, जिनका नाम था सर जेबी कृपलानी, अरे सर सॉरी क्या बता रहा हूं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनको क्या बना दिया गया? इनको सर बना दिया गया था प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बना दिया था, प्रथम अध्यक्ष बना दिया था, या प्रथम प्रोटेम स्पीकर बना दिया। सवाल जिस भी प्रकार से पूछा जाए उसका जवाब देना है। यदि आपसे पूछा जाए संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तब सच्चिदानंद सिन्हा को ही बताना है। संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तब राजेंद्र प्रसाद को बनाना है। अगली बैठक के संबंध में उसकी अपन चर्चा करते हैं। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, प्रोटेम स्पीकर थे, या फिर प्रथम अध्यक्ष थे। ये तीनों बातें सकते हैं। और ये किसके कहने पर बने? कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी के सुझाव पर बने थे। कौन से देश की परंपरा है? तब हमने कह दिया फ्रांस की परंपरा है। आगे और भी सवाल हमसे पूछा जाए कि सर हमारे प्रोटेम स्पीकर का पद हमने कौन से देश से लिया है? ये प्रोटेम स्पीकर है ना, ये परंपरा हमने कहां से ले ली? तो आप कह सकते हो कि ये हमने फ्रांस से ले ली है। ये भी सवाल बनता है। उसके बाद में आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि सर हमारे संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, उसका कारण क्या था? यानी कि चुनाव करवाया गया था, या वॉइसरॉय ने मनोनीत कर दिया था, या सारी जनता ने बहुमत से उसको बना दिया था, या फिर वरिष्ठता के आधार पर बना दिया था? तो यहां पर बताना कि सर वरिष्ठता के आधार पर बना दिया था। यानी कि जो वरिष्ठ थे इस आधार पर ये सबसे पहले क्या बन गए थे? सदस्य। और दोस्तों आपको पता होगा आज भी जब भी हमारी संविधान सभा या फिर जो लोकसभा निर्वाचित होकर आती है, उनमें जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसको अपन प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। और वो सभी सदस्यों को क्या करता है? शपथ ग्रहण का कार्यक्रम करवाता है। उसके बाद में जब स्थायी अध्यक्ष आ जाता है तब वो अपने पद से वापस आ जाता है। इसी प्रकार से ये जो आपका अस्थायी अध्यक्ष बना, संविधान सभा में जितने सदस्य आए इनको शपथ ग्रहण करवाएगा, और उसके 2 दिन बाद में क्या कर लेगा? जब स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ जाएंगे तो ये सामान्य सदस्य की तरह व्यवहार करने लग जाएंगे। अगली बात करते हैं। इसके बाद में अगली बैठक होती है सर 9 दिसंबर के बाद में 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक होती है। और इस समय क्या घटनाक्रम होता है उसको देखिएगा। सबसे पहला सर जो घटनाक्रम आपका होता है, इस दिन बनाया जाएगा सर, पहली बात तो स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाएगा। एक पॉइंट यहां पर आएगा सर, स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाएगा। दूसरा बात यहां पर क्या किया जाएगा? उपाध्यक्ष बनाया जाएगा। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट यहां पर जो कार्य होगा वो आपका संवैधानिक सलाहकार बनाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर यहां पर बनाया जाएगा। वो किसको बनाया जाएगा? देखिएगा सर, जो स्थायी अध्यक्ष बने थे ये आप सब जानते हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे बन गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारी संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष बने थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन गए थे। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को बने थे। हमारी संविधान सभा के इसी दिन एक उपाध्यक्ष बने थे और उनका नाम हमारा क्या था? एच.सी. मुखर्जी। लेकिन एक बात का दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारी संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। हालांकि इस दिन तो हमारे ये एक ही उपाध्यक्ष बने थे, एच.सी. मुखर्जी। आगे चलकर एक और उपाध्यक्ष बनाएंगे, है ना, और वो बनाएंगे अपन वीटी कृष्णमाचारी को, जो कि हमारे राजस्थान से संबंध रखते हैं, राजस्थान से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा अभी तक देसी रियासतें साथ में नहीं आई है। जब देसी रियासतें भाग लेगी तब देसी रियासतों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, उनको अपना वेटेज दिखाने के लिए एक और उपाध्यक्ष रख लेंगे, है ना, ताकि देसी रियासतों को रखे भाई उनका भी सम्मान हो रहा है, उनका भी कहीं ना कहीं स्थान हमारी संविधान सभा में है। तो वहां पर दूसरा जो बनाएंगे वो वीटी कृष्णमाचारी को बनाएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना, नोट डालकर अपन लिख देंगे। वीटी कृष्णमाचारी दूसरे उपाध्यक्ष बने। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है, यहां पर इसको अलग से अपन पॉइंट करके लिख देंगे, ये ध्यान रखें। तो यहां पर बन गया संवैधानिक सलाहकार, किसको बना दिया था? ये बन गया था सर आपके बी.एन. राव को बना दिया था। बी.एन. राव, बिनेगल नरसिंगा राव, ये हमारे क्या बन गए थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बन गए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बन गए थे। दोस्तों एक बात आपको बता देना चाहता हूं, ये हमारे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये महत्वपूर्ण बात है। ये हो गए महात्मा गांधी हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, ये बड़े सीनियर लीडर है, लेकिन ये संविधान सभा के सदस्य नहीं होते। ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है, इस बात के संबंध में ध्यान रखेंगे। तो बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार बन जाते हैं। इसके बाद में अपन आगे की चर्चा करते हैं। और ये दूसरी बैठक यानी कि 11 दिसंबर की जो बैठक होती है उस दिन ये 3 बड़े घटनाक्रम होते हैं। अब अगली बैठक की बात करते हैं, फिर आगे की चर्चा फिर अगली क्लासों में करेंगे। लेकिन यहां पर अभी बात करते हैं सर, अगली जो बैठक होती है वो 13 दिसंबर 1946 को होती है। 13 दिसंबर 1946 क्या महत्वपूर्ण है ये ध्यान दें सर। यहां पर रखा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव। इस दिन क्या किया जाता है? उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा जाता है? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है। और ये पारित कब किया जाता है दोस्तों? ये पारित हो जाता है आपका 22 जनवरी 1947 को ये पारित होता है। अपने आप में ये डेट महत्वपूर्ण है, ये बात का ध्यान रखें। उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया था? तब आपको बताना 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। और ये पारित कब हुआ था? 22 जनवरी 1947 को ये पारित हो गया था। और आपको पता होगा ये उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारी संविधान की प्रस्तावना का आधार बनेगा। ये हमारी प्रस्तावना का आधार बनेगा। यदि आप दोस्तों जानना चाहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब ये है सर, देखो तीनों बैठकों की अपन बात करें ना, पहले में ऐसे अध्यक्ष बन गया, शपथ ग्रहण समारोह हो गया। 11 दिसंबर की अपन बात करें, अध्यक्ष बन जाता, उपाध्यक्ष बन जाता, संवैधानिक सलाहकार बन जाता है। अब अगले में उद्देश्य प्रस्ताव मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा जाता है, जिसका मतलब होता है ये संविधान सभा किसके लिए इकट्ठा हुई है, ये किसके लिए आगे कार्य करने जा रही, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। यानी कि हम एक संविधान का निर्माण कर रहे हैं, इसमें क्या क्या तत्व होने चाहिए, क्या क्या चीजों को शामिल करना चाहिए, और इसका बड़ा बड़ा जो स्ट्रक्चर था वो हमें उद्देश्य प्रस्ताव में दिखाई देता है। और इसी पे हमारे संविधान निर्माताओं ने अलग अलग समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो आने वाली क्लास में अपन कौन कौन सी समितियां बनी थी और भारत पाक का विभाजन के जो माउंटबेटन योजना के माध्यम से भी देखेंगे, भारत को आजादी भी मिलेगी, उसके बाद में संविधान सभा पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी भी बात करेंगे, और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में आगे अपन चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, यहां से हमारे एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कीप ट्यूनिंग, कीप कंटिन्यूइंग दोस्तों, हमारे साथ में बने रहिएगा। अभी तक हमारे साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली क्लासेस में, धन्यवाद।